हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मस्त। आज अपन पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो अल्टरनेटिंग सिग्नल है उसको अपन फेजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फेजर मतलब एंगल की फॉर्म में। अपन ने पहले रिप्रेजेंटेशन देख लिया था ऐसी सिग्नल्स का। ऐसी सिग्नल मतलब ऐसी करंट एंड ऐसी वोल्टेज। अब उसको अपन फेज एंगल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे। सपोज करो अपने पास कोई सिग्नल है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग करंट है, साइन के साथ ये एंगल है, ये एंगल मीन्स थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अब इसको फेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो टू डायमेंशन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। अब देखना इनिशियली जब यहाँ पर अपने पास t इक्वल टू जीरो होगा, t इक्वल टू जीरो पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो इनिशियली अपन देखते हैं t इक्वल टू जीरो पर थीटा जीरो है तो 0 डिग्री एंगल यहाँ पे, इसको मान लो पॉइंट A1। अब जैसे जैसे अपन यहाँ पे t की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, t की वैल्यू इंक्रीज करने पर ये जो एंगल है थीटा ये भी इंक्रीज होगा। तो सपोज करो किसी टाइम t पर एंगल ओमेगा टी ही है, तो ये जो एंगल ओमेगा टी है वो एंगल ओमेगा टी अपने पास ये मान लो, ये एंगल है ओमेगा टी। और यहाँ पर जो पॉइंट है उसको मान लो A2। ये अपन बात कर रहे हैं रोटेटिंग फेजर की। रोटेटिंग फेजर में अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तब तो पॉजिटिव एंगल आएगा, और क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो नेगेटिव एंगल आएगा। तो यहाँ पे रोटेटिंग फेजर में यहाँ पर अपन ये एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। अब अगर अपन इसके कंपोनेंट्स कैलकुलेट करें तो देखना ये जो अपन ने सर्कल ड्रॉ किया इसके रेडियस को अपन कंसीडर करते हैं ये एम्पलीट्यूड। तो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर आई नॉट है, तो आई नॉट, तो ये आई नॉट आ गया। अब यहाँ पर अगर इसके अपन कंपोनेंट देखें तो कंपोनेंट में एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, कोई भी वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म करता है उधर कॉस का कंपोनेंट आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट देखें तो ये आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो रोटेटिंग फेजर है, ये जो ओ ए टू है, इसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वही अपना होगा गिवन अल्टरनेटिंग सिग्नल। तो ये रोटेटिंग फेजर। अब सपोज करो सिग्नल ये नहीं होके सिग्नल अपने पास क्या है, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। कोई एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव, एम्पलीट्यूड सेम ही रखा। अब यहाँ पर साइन के साथ एंगल है तो थीटा मान लो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पर जो अपन फेज डायग्राम बनाएंगे इसका, तो फेज डायग्राम में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ओरिजिन। अब इनिशियली जब t इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो t इक्वल टू जीरो पर देखना ये जो एंगल है ये एंगल जीरो नहीं हुआ, इनिशियली एंगल क्या आया, ओनली फाइव। तो t इक्वल टू जीरो पे एंगल फाइव। तो सपोज करो यहाँ पे अपने पास इनिशियली इसको A1 पॉइंट, ये जो एंगल है ये है फाइव। इसके पहले वाले केस में तो t इक्वल टू जीरो पर एंगल जीरो हो गया था, तो जीरो एंगल यहाँ पे कोई फाइव मान लिया अपन ने। अब अगर t की वैल्यू इंक्रीज होगी, t की वैल्यू इंक्रीज होने पे ओमेगा टी इंक्रीज होगा, ओमेगा टी इंक्रीज होगा तो थीटा इंक्रीज होगा, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। तो टी इंक्रीज होने पे ओमेगा टी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे अपने पास ये अलग एंगल कंसिडर कर लो ओमेगा टी। रोटेटिंग फेजर है तो अपने पास यहाँ पे ये सर्कल ड्रॉ हो गया। एंड
ये जो सर्कल की रेडियस है वो रेडियस शो करेगी इसके एम्पलीट्यूड को। फेज तो यहाँ पे ये एंगल यहाँ पे शो कर दिया अपन ने, और सर्कल की रेडियस एम्पलीट्यूड, ये आई नॉट। तो जो ये अब टोटल एंगल आया, ये ए वन इनिशियल पॉइंट, ए टू किसी टाइम का पॉइंट, ये जो टोटल एंगल आया ये पूरा एंगल गया यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस से, ओ ए टू एक्स एक्सिस से जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये पूरा एंगल है यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इस ओ ए टू के कंपोनेंट देखे अपन, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोस का कंपोनेंट आता है, तो ये तो हो गया आई नॉट, और जो एंगल फॉर्म हो रहा है पूरा ओमेगा टी प्लस फाइव, तो आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। एंड वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट देखेंगे तो इसके परपेंडिकुलर कोस का कंपोनेंट, ये कोस का कंपोनेंट है, इसके परपेंडिकुलर साइन का कंपोनेंट, तो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अलोंग वाई एक्सिस अपन को गिवन अल्टरनेटिंग सिग्नल फाइंड आउट हो गया। ये तो हुआ जब फेज पॉजिटिव है। और मान लो फेज नेगेटिव है, तो नेगेटिव फेज में क्या होगा, अब यहाँ पर जो एंगल है साइन के साथ वो एंगल हो जाएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव में जो एंगल जाता है एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव में एंगल जाएगा क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अपन इसको फॉर्म करेंगे, पर अपन अगर एंगल देखें नेगेटिव में, तो ये जो साइन के साथ टोटल एंगल है ओमेगा टी माइनस फाइव, तो इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो एंगल क्या हो जाएगा माइनस फाइव। जब नेगेटिव में फाइव आया तो उसको एक्स एक्सिस के बिलो रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के बिलो हो गया फाइव, इनिशियल पॉइंट ए वन कंसिडर कर लिया। अब अगर टी यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो ओमेगा टी भी क्या होगा इंक्रीज, तो इसको अपन ए टू पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो पूरा एंगल है ये हो गया ओमेगा टी। तो एक्स एक्सिस के साथ जो ए टू है, ए टू का कितना एंगल बना, ये ओमेगा टी एंड ये फाइव, तो रिमेनिंग ओमेगा टी माइनस फाइव, वही रोटेटिंग फेजर। अगर इसको ये रोटेटिंग फेजर की फॉर्म में बनाए, तो वापस अगर अपन कंपोनेंट देखें तो ओ ए टू ये रेडियस रिप्रेजेंट करेगी एम्पलीट्यूड को, तो ये हो गया आई नॉट। इसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो अपन कंपोनेंट देखेंगे, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, एंड वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट देखेंगे वो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये आगे अपन को रोटेटिंग फेजर पढ़ने हैं अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए, जैसे रजिस्टर के लिए, इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए। तो अभी अपन एक जनरल फॉर्म देख रहे हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रोटेटिंग फेजर को। तो फेज डायग्राम तो ऐसे हो जाएगा, बाकी वेव फॉर्म भी फॉर्म करनी होती है अपन को कंपोनेंट्स के लिए। जो वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे अपन थ्री टाइप के सिग्नल देखते हैं। फर्स्ट, तो सपोज करो अपने पास हो गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सेकेंड, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। नेक्स्ट, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। जब आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी देख रहे हैं, तो इसके लिए जो वेवफॉर्म आएगी, यहाँ पे आगे कोई एंगल है ही नहीं, ओनली ओमेगा टी है, तो ये जीरो से स्टार्ट होगा। एम्पलीट्यूड आई नॉट माइनस आई नॉट। जब पॉजिटिव है, एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस पॉजिटिव है, तो ये अपने पास ओरिजिन से थोड़ा आगे की साइड से स्टार्ट होगा। ये जो यहाँ पे डिफरेंस आया ये प्लस फाइव है,
एंड अगर -5 है तो -5 में स्टार्ट होगा, ये ओरिजिन यहाँ पे, ये थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा, ये भी क्या है -5 लेंगे इसको। तो अगर कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो ओरिजिन से स्टार्ट, +5 है थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा, और -5 में वेवफॉर्म पीछे से स्टार्ट होगा। तो जैसे भी अपन ने फेजर रिप्रेजेंटेशन देखा, अब उसको अप्लाई करना देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए। यहाँ पर अपन वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर है ऐसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस रजिस्टर। तो ये एक रजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस अपन ने ऐसी वोल्टेज अप्लाई किया। ये ऐसे सिग्नल का जो सिंबल है अपन ने पहले देख ही लिया था, यहाँ पर अपन ने वोल्टेज अप्लाई कर दिया V0 साइन ओमेगा टी। इनिशियली यहाँ पर अपन फेज डिफरेंस 0 ही लेके चलते हैं। इस वोल्टेज के रेस्पेक्ट में अपन को रजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होगी उस करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो वोल्टेज तो ये अपन ने अप्लाई कर ही दिया, करंट कैलकुलेट करना है। तो रजिस्टर के लिए ओम्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो करंट हो जाएगा यहाँ पे V अपॉन आर, V की वैल्यू V0 साइन ओमेगा टी अपॉन आर। अब बेटा देखना क्या होता है कि जो सिग्नल है तो साइन या कोस के साथ उसका एम्पलीट्यूड ही आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ये V अपॉन आर है, इस V अपॉन आर को अपन कंसिडर करेंगे करंट का एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे अपन कंसिडर करेंगे V0 अपॉन आर इक्वल टू आई नॉट। तो सिग्नल क्या हो जाएगा, यहाँ पे I इक्वल टू V0 अपॉन आर को आई नॉट पुट करेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन 2। देखो बेटा रजिस्टर के लिए वोल्टेज V0 साइन ओमेगा टी अपन ने कंसिडर किया, और जो करंट आई वो भी क्या आई, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर भी टोटल एंगल ओमेगा टी, यहाँ पर भी टोटल एंगल ओमेगा टी। तो मीन्स इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं है। तो रजिस्टर के लिए जो फेज डिफरेंस हुआ वोल्टेज एंड करंट के बीच में कितना है, 0। क्योंकि यहाँ पर भी ओमेगा टी यहाँ पर भी ओमेगा टी, तो डिफरेंस कुछ आ ही नहीं रहा, वो तो सेम चीज है। अब वोल्टेज भी आ गया करंट भी आ गया, तो पावर कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, देन P इक्वल टू V की वैल्यू V0 साइन ओमेगा टी एंड I की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो टोटल पावर क्या होगी, V0 आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, पावर की वैल्यू। अब पावर की वैल्यू आई तो अपन यहाँ से एवरेज पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू अपन ने पहले कैलकुलेट की थी, तो उसका फॉर्मूला लिखा था अपन ने। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या आया था अपने पास, ए एवरेज 0 टू टी, जिस भी टाइम के लिए निकालना है, ए डी टी अपॉन 0 टू टी टी टी। ऐसे ही ए एवरेज, तो यहाँ पे पावर के लिए निकाल रहे हैं, तो पी एवरेज 0 टू टी पी डी टी अपॉन 0 टू टी डी टी। पावर की जो वैल्यू आई थी अपने पास अभी क्या आई थी, V0 आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इस पावर की वैल्यू को यहाँ पुट करें, देन P एवरेज 0 टू टी पी डी टी V0 आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी 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 अपॉन, हाँ बेटा ये dt है, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट पुट करेंगे 0 टू t, सॉल्व करें इसको, देन P एवरेज एम्पलीट्यूड V0 आई नॉट कांस्टेंट, ये इंटीग्रल सिंबल के आउटसाइड V0 आई नॉट, देन 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा t
dt। एंड जब लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पर पी एवरेज वी नॉट आई नॉट, ये डायरेक्ट वैल्यू इसकी लर्न रखनी है, साइन स्क्वायर ओमेगा डी डी टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी टी अपॉन 2 एंड अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, देन पी एवरेज ये वी नॉट आई नॉट अपॉन 2। अब देखो ये 2 है, इसको अपन आरएमएस वैल्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। आरएमएस वैल्यू को वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं और अपरेंट वैल्यू भी बोलते हैं। देन पी एवरेज वी नॉट आई नॉट, इस 2 को अपन रूट टू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। और रूट टू की फॉर्म में क्यों करना पड़ा, क्योंकि अपन ने लास्ट लेक्चर्स में वोल्टेज एंड करंट की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू भी वी नॉट अपॉन रूट 2 और करंट की भी आरएमएस वैल्यू वी नॉट ये आई नॉट अपॉन रूट 2। तो पी एवरेज क्या हो गया यहाँ पे, वोल्टेज के लिए तो वी आर एम एस एंड करंट के लिए आई आर एम एस। तो रजिस्टर के लिए जो एवरेज पावर आई वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अब इसका अगर अपन फेजर डायग्राम एंड वेवफॉर्म देखें तो फेजर डायग्राम वेवफॉर्म कैसा आएगा, देखना फेजर डायग्राम V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर। वी नॉट में आर डिवाइड हो रहा है, मतलब आई नॉट की वैल्यू वोल्टेज से लेस देन है, देन आई नॉट इज लेस देन वी नॉट। फेजर डायग्राम बनाएंगे तो फेजर डायग्राम बनाना है, देखना 2 सिग्नल के लिए फेजर डायग्राम बनाना है, तो 2 सिग्नल के लिए बनेगा तो 2 सर्किल बना लो पहले, एक स्मॉल सर्किल एंड ये अदर लार्ज सर्किल। एक्स और वाई एक्सिस क्या लॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। इस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने का मतलब ये कि एंटी क्लॉकवाइज मूव होने पर जो एंगल है, एंगल की वैल्यू इंक्रीज होगी। बट यहाँ तो एंगल दोनों सेम ही है, तो जो ये एम्पलीट्यूड करंट का एम्पलीट्यूड लेस है तो स्मॉल सर्किल करंट के लिए, एंड वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ग्रेटर है तो लार्ज सर्किल वोल्टेज के लिए। तो यहाँ पे ये लार्ज सर्किल तो ये हो गया वोल्टेज के लिए एंड स्मॉल सर्किल करंट के लिए, दोनों में एंगल सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे ये मान लो ओमेगा टी और एम्पलीट्यूड ये हो गया आई नॉट, और सेम यही एंगल वोल्टेज के लिए भी, तो ये हो गया अपने पास वी नॉट। तो ये हो गया रोटेटिंग फेजर, फेज एंगल शो कर दिया दोनों के लिए, सेम फेज आ रहा है करंट एंड वोल्टेज। अपन यहाँ पर अगर वेव फॉर्म की बात करें तो वेव फॉर्म में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, ओमेगा टी के साथ कोई अदर एंगल आ ही नहीं रहा, तो दोनों ही ओरिजिन से स्टार्ट होगी। अब आई नॉट का एम्पलीट्यूड लेस रहेगा और वोल्टेज का ग्रेटर रहेगा, तो अगर अपन करंट को ड्रॉ करें तो ये वेव फॉर्म करंट के लिए इसका एम्पलीट्यूड आई नॉट एंड माइनस आई नॉट, एंड वोल्टेज का भी ओरिजिन से स्टार्ट रहेगा बट इसका एम्पलीट्यूड ग्रेटर है, तो इसके लिए वेव फॉर्म बन जाएगी वी नॉट माइनस वी नॉट। तो दोनों में शो भी हो रहा है फेज डिफरेंस 0 है, टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम है,
टी